आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 ओके, जिसका नाम क्या है आर सोलर सिस्टम। डीएवी की क्लास 5 की ये साइंस बुक है। ओके देखो, एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द हेडिंग। यहाँ पर क्या चीज़ है, वेट अ मिनट, यहाँ तो है आपका ये एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हेडिंग। इसमें क्या चीज़ है, आर सोलर सिस्टम। यहाँ पर है सोलर वर्ड, आर तो आप लोग जानते होंगे हमारा सोलर सिस्टम। तो सोलर का होगा, सोलर वर्ड कब यूज़ करते हैं, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, रिलेटेड टू द सन करना, रिलेटेड टू द सन। यानी सोलर किसको बोलेंगे, एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सन इज़ कॉल्ड सोलर। तो सोलर सिस्टम, अब देखो सोलर सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि इसका क्या है, सोलर का दैट इज़ एक सिस्टम में देखेंगे, प्लैनेट सैटेलाइट्स के बारे में कुछ जानेंगे सोलर सिस्टम में। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं, 2-3 चीज़ें इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले सोलर तुमने टर्म समझ लिया, अब देखो प्लैनेट, प्लैनेट हो गया, फिर क्या हो गया सैटेलाइट, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। प्लैनेट क्या किसको बोलते हैं और सैटेलाइट किसको बोलते हैं, इसको एक बार समझ लो। देखो स्पेस में हाउएवर हम लोग भी जानते हो स्पेस ही में है, एंड अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्पेस। स्पेस में जितनी भी फैमिली हैं, यानी आपका मिल्की वे है, सोलर सिस्टम है, ऑब्वियसली वी आर वन ऑफ देम। अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट फैमिली इन स्पेस। अब देखो सपोज दैट दिस इज़ अ सन, तो सन के चारों तरफ क्या चीज़ है, हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व कर रही हैं। सारी हेवनली बॉडीज़ नहीं रिवॉल्व करती हैं, माइंडेड। और हेवनली बॉडीज़ या हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़ किसके लिए यूज़ करते हैं, हेवनली या सेलेस्टियल बॉडीज़ किसके लिए आप यूज़ करते हो, तो हेवनली या सेलेस्टियल बॉडीज़ यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो स्पेस में हैं। ओके, तो अब यहाँ पर है कि वो ऑब्जेक्ट्स की जगह पर मैं क्या यूज़ करूँगी, स्पेस में कोई भी वो बॉडीज़ जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, दे आर रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो घूम रही हैं ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड प्लैनेट, दैट इज़ कॉल्ड प्लैनेट। तो सन के चारों तरफ कितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, 8। अर्लियर इट वाज 9 प्लूटो, लेकिन प्लूटो को वो हटा दिया गया। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो व्हाई इट हैज़ बीन, व्हाई इट्स स्टेटस ऑफ बीइंग अ प्लैनेट वाज स्नैच्ड। ओके, मीन्स उसको हटा दिया गया प्लैनेट से। तो हम लोग अभी 8 के बारे में देखेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं देखना है तुमको। तो फर्स्ट में है मरकरी, वीनस, अर्थ। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो वही सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये प्लैनेट है, तो पहले ये याद रखो कि बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज़ कॉल्ड प्लैनेट। और अब यहाँ पे है देखो, सन के चारों तरफ जो घूम रहा है बॉडीज़, दैट इज़ कॉल्ड प्लैनेट। और प्लैनेट के अगर चारों तरफ अगर कोई हेवनली बॉडीज़ घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, देन दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। ओके, दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। हमारी अर्थ जो है, अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, कौन सा, नेचुरल सैटेलाइट है, मून। नेचुरल की बात करूँ, वैसे तो सरकार देखो बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करती है अलग अलग पर्पसेस के लिए, लेकिन हमारा नेचुरल सैटेलाइट्स एक ही हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वी विल अंडरस्टैंड। पेशेंटली और अटेंटिवली देखो और समझो, पढ़ना अगर है तो सही ढंग से। We all live on the planet Earth. हम सारे लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ प्लैनेट पे, प्लैनेट अर्थ पे। we all यानी हम सभी लोग रहते हैं कहाँ पे, on the planet Earth. Our Earth is one of the 8 known planets. हमारी अर्थ जो है one of the 8 known planets, यानी हमारे पास जितने भी planets हैं उसमें से एक है। एंड इज़ अ मेंबर ऑफ अ लार्ज फैमिली इन स्पेस। स्पेस में बहुत देखो बहुत हेवनली बॉडीज़ हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्स हैं, सन्स हैं, ठीक है। तो ये एक फैमिली बनाती है, और उस फैमिली की एक मेंबर क्या है, हमारी पृथ्वी भी है।
द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो इस फैमिली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर कौन है? द सन है। यू कैन से हेड ऑफ द फैमिली, सोलर सिस्टम। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें सोलर सिस्टम, तो सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। ओके, दिस फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स, ये जो सन की फैमिली है एंड इट्स 8 प्लैनेट्स कंस्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। ओके, यहाँ देखते हैं किस चीज़ का पिक्चर दिया हुआ है। द पिक्चर ऑफ सन हैज़ बिन गिवन। ओके, सी एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सन। देखो, द सन, द अर्थ, कोई भी चीज़ जो यूनिक है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। हाँ, अलग बात है कि स्पेस में तो सारे स्टार्स सन ही हैं, लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही को जान रहे हैं। द सन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल पार्ट? क्योंकि देखो, जो सोलर सिस्टम में हम लोग जो पिक्चर अभी आगे भी देखेंगे बुक में पिक्चर, तो उसमें बीच में सेंटर में कौन आता है? सन आता है। ठीक है, सो व्हाट, द सन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। देखो, सेंटर में है, इनफैक्ट सन है क्या? डू यू नो, इट्स अ ह्यूज स्फीयर। ह्यूज स्फीयर यानी बहुत बड़ा गोला है। किस चीज़ का? वेरी हॉट गैसेस का। ठीक है, बहुत गर्म गैसेस हैं। वी कैन थिंक ऑफ इट, हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में क्या? वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ बॉल ऑफ फायर। तुम बोल सकते हो कि क्या है? बॉल ऑफ फायर है। ठीक है, आग का गोला है। इट प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस यानी ये हमें क्या देती है? प्रोड्यूसेस के लिए दूसरा वर्ड इल्स भी यूज़ कर सकते हो। इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन। सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है। इट इज़ दस अ ल्यूमिनस बॉडी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। सन को ल्यूमिनस क्यों बोलते हैं? सपोज दैट इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि वाई इज सन कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी, देन यू विल राइट because it produces light of its own, or in simple words you can say because the sun has its own light, that's why it is called a luminous body. It is also very large and massive as compared to all the planets. बाकी सारे प्लैनेट से आप कंपेयर करोगे ना, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा है और मैसिव है। वेरी लार्ज एंड मैसिव इज द सेम थिंग। मास से वर्ड बना मैसिव। इट अपीयर्स स्मॉल टू अस, देन आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि जब ये इतना बड़ा है देन व्हाई इट लुक्स सो स्मॉल? तो इट अपीयर्स स्मॉल टू अस, हम लोगों को ये छोटा दिखता है ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि सन की अर्थ से दूरी क्या चीज़ है? बहुत ही ज़्यादा है। ओके, द सन इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी। ठीक है, सन क्या चीज़ है? किस चीज़ का सोर्स है? ह्यूज एनर्जी का। द सन इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी। अच्छा, अभी विंटर सीजन है, आप देखते हो जब धूप निकलती है तेज़ तो पीपल फील वेरी मच एनर्जेटिक। ठीक है, तो द सन इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी, और ऐसे एनर्जी सेंस में लाइट एंड हीट एनर्जी। ओके, कौन सी एनर्जी ये देती है? लाइट एंड हीट। इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। देखो यहाँ दिया हुआ भी है, यह किस फॉर्म में एनर्जी देती है? हीट और लाइट के सेंस में। वी कॉल द एनर्जी, हम लोग इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? रिसीव्ड फ्रॉम द सन एज सोलर एनर्जी। सी व्हाट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, तो उसमें लिखोगे कि एनर्जी दैट वी गेट, एनर्जी या फिर ऐसे तुम बोल सकते हो so light energy and heat energy that we get from the sun is called solar energy। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि why नहीं, why करके तो नहीं पूछेगा, बट ऐसे पूछेगा कि what is solar energy, then you say energy that we get from the sun is called solar energy। और एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? heat and light। The earth receives almost all of its energy from the sun। Here it is being said कि the earth receives, देखो सन जो रेडिएट करती है लाइट और हीट को, तो ऑलमोस्ट इस एनर्जी को कौन एब्जॉर्व कर लेता है? अर्थ।
वाई अर्थ सन इज़ एसेंशियल? द सन इज़ एसेंशियल, एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द सन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अगर अर्थ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन बींग है, सबको, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स जो भी हैं, उसको क्या चीज़ है? ह्यूमन बींग्स है, जो भी है, इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? दे नीड एनर्जी. द सन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, तो लिविंग बींग्स में किस चीज़ को रेफर किया जाता है? ह्यूमन बींग, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल लिविंग बींग्स, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनको क्या चाहिए? व्हाट डू दे नीड? दे नीड डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड. अब यहाँ पर तुम लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो क्या हो, प्लांट हो और एनिमल्स हो, ये सारे लोग किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड. आपके मन में ये रहेगा कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स सारे लोग कैसे डिपेंड करते हैं फूड, ये सन फॉर देयर फूड. तो देखो, सन गिव्स अस व्हाट? सन गिव्स अस लाइट एंड हीट एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी. ओके. अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि आप सन जो लाइट देती है, तो ऑल ऑफ अस नो कि प्लांट्स जो होते हैं और ट्रीज जो होते हैं, दे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स और ट्रीज अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज. और उसके लिए उनको क्या चाहिए? देखो, क्लोरोफिल चाहिए जो लीव्स में होती है, कलर पिगमेंट्स, फिर क्या चाहिए? CO2 चाहिए, तो वो उनको इन्वायरमेंट से मिलता है. एंड अगर मान लो कि लाइट एनर्जी नहीं रहेगी सन की, तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा? नो, बिल्कुल नहीं होगा. और अगर इफ़ देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, द प्लांट्स विल नॉट ग्रो. एंड इफ़ देयर इज़ नो प्लांट्स, हाउ कैन एनिमल्स सर्वाइव? तो देखो, प्लांट्स ग्रो करेंगे तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको भी प्लांट से खाना मिलता है. हम लोग जो भी खाते हैं, कभी एक बार बैठ के सोचना आराम से, ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. अगर आपके मन में, अगर किसी बच्चे के मन में ये आ रहा है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो वो दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट, क्योंकि एनिमल्स भी तो क्या खा के ज़िंदा रहते हैं? प्लांट्स ही. डायरेक्टली, दैट्स वाई हियर इट हैज़ बीन रिटन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. सारे ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड, अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. वी यूज सोलर एनर्जी इन मेनी वेज. अब हम लोग देखेंगे कि सोलर एनर्जी को हम लोग कितनी तरह से यूज़ करते हैं. तो पहले तो आपने देख लिया, वो फोटोसिंथेसिस वाला देख लिया. अब हम लोग देखेंगे कि जो लाइट या हीट एनर्जी है, उसको मेनी वेज यानी बहुत तरह से यूज़ करते हैं. मेनी वेज यानी बहुत तरीके से यूज़ करते हैं. पहला तो क्या हो गया तुम्हारा? सोलर कुकर्स एंड सोलर गीज़र्स. जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हमारे यहाँ जैसे कुकर होता है, जो कि आप ओवन पे चढ़ाते हो या गैस पे, या फिर गीज़र ऑन करते हैं पानी को गर्म करने के लिए. बट डू यू नो वी ऑल्सो हैव सोलर कुकर्स होगा. एंड सोलर गीज़र्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड गेटिंग हॉट वाटर इन आवर होम्स. अगर आपको खाना बनाना है, तो अगर आपके पास सोलर कुकर्स है, हाँ, प्रोवाइडेड दैट इट मस्ट बी, यू मस्ट गेट हीट एनर्जी. ओके. मान लो कि जिस एरिया में धूप नहीं आती है, वहाँ पे वी कांट गेट इट. सो सोलर कुकर्स एंड सोलर गीज़र्स. तो सोलर कुकर्स किस लिए हम यूज़ करते हैं? फॉर कुकिंग फूड. एंड गेटिंग हॉट वाटर वी यूज़ सोलर गीज़र्स. तो एक यहाँ पे यूज़ हो गया. वी ऑल्सो हैव सोलर सेल्स. हमारे पास सोलर सेल्स होते हैं दैट वर्क थ्रू सोलर एनर्जी. जो कैसे काम करते हैं? सोलर एनर्जी के थ्रू. These are used in devices like the calculators and wrist watches. ये सोलर सेल्स जो होते हैं, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? डिवाइस जैसे कैलकुलेटर्स में भी और रिस्ट वॉचेस में भी. और इसकी बैटरी कैसे चार्ज होगी? दे विल गेट एनर्जी फ्रॉम सन. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन मेड सैटेलाइट्स. देखो, अभी मैंने बताया था कि सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं.
तो जो हेवनली बॉडीज़ किसके चारों तरफ घूमते हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ। देखो ये सन के चारों तरफ जो बॉडीज़ घूमेगी दैट इज़ कॉल्ड प्लैनेट। तो पहला में है मरकरी, दूसरा में है वीनस, अर्थ हमारी है तीसरे नंबर पे। और अर्थ के चारों तरफ जो हेवनली बॉडीज़ मूव करेगी दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। तो देखो जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो नेचर ने हमें दिया है वो एक ही है, मून इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमन ने बनाया है, मैन मेड सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कह सकते हो। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा हाउ मेनी आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट्स, देन यू कैन से मेनी। एंड स्पेस व्हीकल्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन मेड सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स। दे ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी रिमोट एरियाज, बहुत रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं। डू यू नो, अब यहाँ पर इसको भी पढ़ लो, डू यू नो द सन being so essential for evolution and propagation of life on earth, कह रहा है कि सन जो है being so essential यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस लिए, for evolution and propagation of life, लाइफ कैसे एवल करेगा, एवोल्यूशन मतलब कैसे वो उसका डेवलपमेंट होगा, कैसे एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज का क्या चीज़ होगा, प्रोपेगेशन होगा, ये सब डिपेंड करता है किस पे, किसके लिए, इसके लिए क्या ज़रूरी है, सन। द सन बीइंग सो एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ बीन वर्शिप्ड एज अ गॉड बाय ऑलमोस्ट ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन। पूरे हमारे जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थे उसमें अर्थ को क्या किया जाता था, पूजा जाता था, वर्शिप्ड एज अ गॉड। इवन टुडे आज भी हम लोग पूजा करते हैं सन की, किस रूप में, एज अ गॉड। द हिंदू माइथोलॉजी स्पीक्स ऑफ सन एज सूर्यदेव। हिंदू मैथोलॉजी में क्या चीज़ है, सन को क्या कहा गया है, सूर्यदेव। नाउ विल स्टडी अबाउट प्लैनेट्स दैट ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड। फर्स्ट, प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल। प्लैनेट्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होते हैं, सर्किल और स्फेरिकल में फ़र्क होता है, और स्फेरिकल आपका 3 डायमेंशनल 3D इमेज होता है। तो प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल। सेलेस्टियल बॉडीज़, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करेंगे, क्या, हेवनली बॉडीज़। क्या यूज़ करेंगे, हेवनली बॉडीज़। ओके, सो प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़ विच मूव अराउंड द सन। यानी प्लैनेट्स क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ हैं जो किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस मूवमेंट इज़ नोन एज रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। देखो इसको एक बार और समझो, यहाँ पे सी, यहाँ पे है सन, सन के चारों तरफ कोई भी जो भी हेवनली बॉडीज़ है, अगर आकाश में, स्पेस में, आकाश नहीं बोलेंगे, स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो उसकी चारों तरफ के जो घूमता है पूरी चक्कर एक लगाता है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रेवोल्यूशन। क्या यूज़ करते हैं, रेवोल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अर्थ हमारी है, सॉरी, अर्थ जो हमारी है वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। सो विच मूव अराउंड द, कॉल देखो, celestial bodies which moved around the sun. This movement is known as revolution. Each planet revolve around the sun in a definite path. एक चीज़ और याद रखो, अगर मान लो ये सन है, कोई ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ घूम रही है, तो ये पाथ श्योर होगा। जैसे देखो मैं जब ऐसे बना रही हूँ तो आप देख रहे हो कहीं कहीं लाइन क्या हो रही है, डेविएट कर जा रही है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा, उसका पाथ बिल्कुल फिक्स्ड है। थोड़ा सा ऐसे होगा तो फिर सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। Each planet revolve around the sun in a definite path. This path is nearly circular in shape and is known as the orbit. और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जैसे मान लो ये सन है, इसके चारों तरफ ये अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव की, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऐसा नहीं होता है, कम्प्लीटली सर्क्यूलर होता है। तो ये जो रास्ता है, दिस वन इज कॉल्ड ऑर्बिट।
इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। दिस पाथ इज नियरली सर्कुलर इन शेप एंड इज नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, ये चीज़ याद रखोगे आप। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। उसको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस बॉडी। अंडरस्टूड? इसको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस बॉडी। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम। आप देखते हो लाइट यहाँ क्यों, किसके कारण से? देखो, ऑब्जर्व ब्राइटनेस यानी अगर आप कहीं देखते हो रोशनी तो इट्स ऑल बिकॉज ड्यू टू सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम। ओके, सैटेलाइट्स में भी अपनी लाइट नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। डू यू नो एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर, एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर जो थे जिनका नाम क्या था? एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम क्या था? जोहान्स केपलर। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1571 एंड डाइड इन 1630। इनका जन्म हुआ था 1571 में एंड ही डाइड इन 1630। फाउंड दैट, इन्होंने पाया दैट ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल्स। इन्होंने सबसे पहले किसने? जोहान्स केपलर, जो कि जर्मनी के थे। जैसे इंडिया आपके कंट्री का नाम है ना, वैसे जर्मनी भी एक कंट्री है। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन बोलते हैं, उसी तरह से जर्मनी में रहने वाले लोगों को जर्मन बोलते हैं। तो जोहान्स केपलर जो थे अ जर्मन हु वॉज बॉर्न इन 1571 एंड डाइड इन 1630, इन्होंने क्या देखा? फाउंड दैट ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल्स। उन्होंने देखा कि प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल्स नहीं होते हैं, मतलब ऐसे परफेक्ट सर्कल नहीं होते हैं, थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। देखो ऐसे ऐसे हल्का सा, ठीक है, सी एग्जैक्टली सर्कल नहीं होते, एज कंसीडर्ड बाय एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस। देखो, एरिस्टोटल और कॉपरनिकस ने क्या उनका मानना था कि कैसा होता है प्लैनेट जो घूमता है वैसे सर्कल में। इन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, मतलब सर्कल को थोड़ा सा हल्का सा तुम लेंथ ऐसे कर दो, देन दिस इज कॉल्ड इलोंगेटेड। तो एरिस्टोटल और कॉपरनिकस मानते थे कि क्या चीज़ है? सर्कुलर है, बट वर मोर लाइक फ्लैटेंड एग्स। तो इन्होंने कहा, मतलब एरिस्टोटल और कॉपरनिकस का मानना था कि सर्कुलर पाथ में वो ये प्लैनेट्स सर के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? जोहान्स केपलर ने कहा कि नहीं, ये कैसा है? लाइक फ्लैटेंड एग्स। एग्स देखते हो ना, एग्स, उसको फ्लैट कर दो तो जैसा शेप कैसे आएगा? ऐसा ऐसा आएगा, मतलब इतना नहीं ज़्यादा, मतलब ऐसा आएगा, इस तरह का। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये उन्होंने कहा कि ऐसा शेप होता है ऑर्बिट का। ऑर्बिट यानी याद है, डिफिनिट पाथ व्हेन इन विच प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन। Such flattened egg-like shapes are referred to as ellipses, और इसको क्या कहा गया? ellipses. According to Kepler, केपलर के अकॉर्डिंग क्या था? The path of a planet, planet का जो रास्ता है around the sun, इसका क्या कहना था? केपलर का कहना था कि द पाथ ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का पाथ जो है सन के चारों तरफ कैसा होता है? मतलब इट्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। कैसा होता है? शेप में कैसा होता है? दैट इज एलिप्टिकल। ओके, विथ द सन एट इट्स फोकस, और सेंटर में कौन होता है? सन होता है। ओके, ऐसा। देयर आर 8 planets in our solar system. प्लैनेट्स का बस याद रखना क्या? स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट में सारे ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड प्लैनेट। सी, there are 8 planets in our solar system. All these planets are at different distances from the sun. और ये सारे planets जो हैं are at different distances, अलग अलग distances में हैं from the sun. ठीक है,
जैसे मान लो कि मरकरी नज़दीक में है, फिर दूसरा प्लैनेट तुम्हारा हो गया वीनस, फिर हो गया अर्थ, फिर हो गया मार्स, फिर हो गया जुपिटर, फिर हो गया सैटर्न। तो सबकी दूरी अलग अलग है। देयर आर 8 planets in our solar system. All these planets are at different distances from the sun. सन से अलग अलग दूरी पे हैं। The planets of the solar system in increasing order of their distances from the sun. तो जो planets हैं solar system के, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे नज़दीक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उस क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है, उसी ऑर्डर में यहाँ पे प्लैनेट्स के नाम दिए हो। नेम्स ऑफ प्लैनेट्स हैव बीन गिवन एंड यू मस्ट रिमेंबर। अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ पर कि तुम बताओ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, मतलब तुमसे कोई पूछे कि तुम प्लैनेट का नाम बताओ, द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। इसको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या, सन के पहले नंबर, मतलब सबसे नज़दीक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, लाइक दिस। तो कौन है, मरकरी, देखो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। इसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने भी कहीं देखा ही था, पढ़ा था, बट इट्स वेरी नाइस। यहाँ पर देखो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, नट्स। अब तुम लोग क्या करना, जब इसको लिखोगे ना कैपिटल से लिखना तो याद रहेगा। अब माई का एम निकाल लो तो एम से हो गया मर्करी, वी का वेरी का वी लगा लो तो उससे हो गया वीनस, एफिशिएंट का ई निकाल लो उससे हो गया अर्थ, फिर हो गया मदर का एम निकाल लो उससे हो गया मार्स, जस्ट से जे निकाल लो उससे हो गया जुपिटर, सैटर्न से एस निकालो तो ये क्या हो गया, सर्व से एस निकाल लो सैटर्न, अस का यू, देन यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो आपको थोड़ी याद करने में आसानी होगी। आई हैव जस्ट रीड इट समवेयर, इट्स नॉट माई लाइन। चलो देखो, ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर, सी ऐसे ही है। यहाँ पे सन है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सन। सन के नज़दीक कौन है, मर्करी, देन मर्करी के बाद कौन है, वीनस, इसके बाद क्या है, अर्थ, इसके बाद क्या है, मार्स, आफ्टर मार्स जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। Let us now learn more about these planets. You must know about these planets. देखो, बहुत बार ऐसा होगा ना कि अगर किसी बच्चे से मैं पूछ दूंगी, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर कहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर किस प्लैनेट पे रहेगा, देन जनरली क्या होगा, कोई बच्चा देखेगा कि अरे अर्थ के तो नज़दीक सबसे कौन है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेगा कि यहाँ पर तो क्या है, मर्करी है, तो मर्करी यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। ओके, बट नो, और सबसे ज़्यादा ठंडी पूछूंगी कि टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर किस प्लैनेट पे होगा, तो नेपच्यून होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है कि वीनस, मर्करी जो है प्लैनेट, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। चलो बेटा देखो यहाँ डिटेल में, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। Let us now learn more about these planets. अब इस planets के बारे में पढ़ते हैं। Mercury, that is called बुध in हिंदी, is the planet closest to the sun. Closest यानी सबसे नज़दीक कौन है, सन के, कौन है, Mercury. ओके, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which is the closest planet to the sun. तो वहाँ पर क्या बोलोगे, Mercury. It is a dry, hot and almost airless planet. एयरलेस तो यहाँ पर एयर है नहीं, तो जब एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा बेटा, वहाँ पे तो ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। आपको पता है आपके अर्थ पे गर्मी क्यों है, टेम्परेचर मतलब लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए कैसे संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ CO2 है, और CO2 क्या करती है,
हीट को एब्जॉर्व कर लेती है, जो सन से हीट एनर्जी आती है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाइवल हो पाता है, ठीक है, लिविंग बींग्स का। तो लेकिन मरकरी कैसा है? इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लैनेट। यहाँ पे हवा ही नहीं है। इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। देखो दो क्वेश्चन बना। सबसे पहला, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? तो क्या बोलोगे? मरकरी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सन? तब बोलोगे मरकरी। अनलाइक द अर्थ, अनलाइक द अर्थ यानी अर्थ की तरह नहीं। अनलाइक द अर्थ मीन्स अर्थ की तरह नहीं। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर अराउंड दिस प्लानट। मैंने तो शुरू में ही बोला था कि मरकरी पे कोई प्लानट, मरकरी में का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण वहाँ से कोई भी हीट आती है सन से तो उसको एब्जॉर्व नहीं करता है प्लानट। द लाइट एंड हीट ऑफ द सन देयरफॉर रीच द साइड ऑफ मरकरी फेसिंग द सन डायरेक्टली। तो सिर्फ वहीं पे हीट और लाइट मिलती है जो उसका सामने का पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो इधर सन है और इधर मरकरी है, तो मरकरी का जो ये जो पार्ट है ना, जो सन के सामने है, वहीं पे हीट आएगी, बाकी दूसरी जगह पे नहीं जाएगी। दिस साइड बिकम्स वेरी हॉट, तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। द अदर साइड रिमेन्स कंपेरेटिवली कोल्ड, लेकिन इस साइड क्या होगी? आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर तो है नहीं कि ऑब्जॉर्व कर लिया। ओके, अब आते हैं द नेक्स्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू सन। सन के जो दूसरे नंबर पे प्लैनेट है वो कौन है? उसका नाम क्या है? शुक्र। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड शुक्र, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड वीनस। अब आते हैं, देखो यहाँ पे, देखो है ना, मरकरी, ये है सन, ये है मरकरी, मरकरी के बाद है वीनस। अब थोड़ा सा हम लोग वीनस के बारे में जान लेते हैं। द नेक्स्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, नेक्स्ट प्लैनेट जो सन के नज़दीक है उसका नाम क्या है? वीनस। दैट इज़ कॉल्ड शुक्र इन हिंदी। इट्स साइज इज़ नियरली द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट इट्स साइज, यानी कि वीनस का जो साइज़ है प्लैनेट का, लगभग किसके साइज़ के बराबर है? अर्थ के। It receives a much large amount of heat and light from the sun as compared to the earth. And here it is being said that it receives a much large amount of heat. मरकरी में हमने कहा था, क्या देखा था कि वहाँ तो एटमॉस्फेयर ही नहीं था, तो वहाँ पे हीट एनर्जी है नहीं। शुक्र के साथ क्या है, यानी वीनस के साथ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एब्जॉर्व करती है, रिसीव करती है सन से, फ्रॉम द सन, एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। अगर अर्थ से इसका कंपैरिजन करोगे, हम लोगों ने देखा कि दोनों का साइज़ लगभग सेम है, लेकिन अगर तुम कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो तुम क्या देखोगे कि ये ज़्यादा हीट और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करती है। वेनस हैज़ अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर, और उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है। एटमॉस्फेयर थिक होने का मतलब क्या है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या चीज़ है, जो एयर है, कॉम्बिनेशन है, या बहुत वहाँ पर एयर जो है वो बहुत डेंस है। मीन्स देखो, डेंस का मतलब क्या, जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, CO2 वहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि CO2 एब्जॉर्व कर लेती है गैसेस को, हीट को। दिस रिफ्लेक्ट्स बैक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन इट। हाउएवर देखो, ये बहुत ज़्यादा जो हीट आती है ना, बहुत इसका अमाउंट रिफ्लेक्ट भी कर देती है। Venus is therefore the brightest object seen in the sky after the sun and the moon. देखो, एक क्वेश्चन ये है, ऐसे करके भी पूछा जाता है कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून, देन यू हैव टू नेम वीनस। वहाँ पर तुमको नाम क्या, किसका नाम लेना पड़ेगा? वीनस का। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो दिया हुआ है, दिस रिफ्लेक्ट्स बैक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, दिस इज़ द रीज़न। अब यहाँ पर क्या है, इट्स थिक एटमॉस्फेयर। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो कॉम्बिनेशन या जो क्वांटिटी होगी गैसेस की बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत थिक होता है। इट्स थिक एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी। किसको ट्रैप करती है? लार्ज अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी को, रिचिंग इट्स सरफेस। यानी सन, यहाँ पे अगर सन है, सन की रोशनी कहाँ पे पहुँचती है? वीनस पे पहुँचती है।
तो वीनस प्लैनेट पे जब सन की रोशनी जाती है तो ये क्या करता है, ट्रैप्स कर लेता है। ऑब्वियसली अगर मान लो कि CO2 वहाँ बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हीट को ये क्या करती है, ट्रैप करती है, क्योंकि CO2 का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। जैसे स्पंज देखा है, स्पंज को कभी या कॉटन तुम ले लो, किसी चीज़ पर डालोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सेम काम CO2 का है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट इट इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। इसी ट्रैपिंग के कारण शुक्र और वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, hottest of all planets, hotter than even Mercury, the planet that is closest to the sun। उससे भी ज़्यादा हॉट है इवन फ्रॉम मर्करी। तो मर्करी से तो खैर होना है क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम याद रखना, कभी कंफ्यूज मत करना कि मर्करी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, सो मर्करी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। नो, इट इज़ वेनस, एंड इट इज़ वाई इट इज़ सो, बिकॉज इट हैज़ अ थिक एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट में आते हैं, डू यू नो the time taken by a planet to complete, the time taken by a planet जितना समय लेती है to complete one revolution, एक revolution को पूरा करने में planet जितना समय लेती है, that is called its time period of revolution। जैसे देखो ये सन है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए अर्थ जितना टाइम लेती है, that is called revolution, time period of रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। बताओ अर्थ का कितना है, सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, यस इट्स 365 डेज। लीप ईयर में हो जाता है 366 डेज। इसका मतलब क्या, यानी सन को सूरज के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है, 365। ओके, सो द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज। लेकिन देखो क्या करें, टाइम पीरियड किसी भी प्लैनेट का होगा वो बढ़ जाएगा। यानी देखो अब यहाँ पर इस पिक्चर से समझाना पड़ेगा। मान लो कि ये मरकरी है, फिर यहाँ पर है मार्स, फिर यहाँ पे है वीनस, सॉरी मरकरी, यहाँ मरकरी वीनस है, फिर यहाँ अर्थ है, फिर हो गया यहाँ पे मार्स, फिर हो गया जुपिटर, फिर हो गया सैटर्न, फिर हो गया यूरेनस। अब देखो यहाँ पर तुम सिंपल देख के बोल सकते हो ये मरकरी है तो इसको तो घूमने में, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कम समय लगेंगे कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स हु आर एट ग्रेटर डिस्टेंस, जो सन से दूरी पर हैं। ओके, सो हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, देखो हर प्लैनेट का रेवोल्यूशन सन के चारों तरफ घूमने का टाइम पीरियड अलग अलग है क्योंकि दूरी के पर डिपेंड करती है। इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज। प्लैनेट्स, हाँ ये ऐसा नहीं होता है कि प्लैनेट्स कोलाइड कर जाते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, आपस में वो कभी टकराते नहीं हैं विद द सन। दिस इज़ बिकॉज प्लैनेट्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन अराउंड द सन, क्योंकि वो लगातार घूमते रहते हैं और उनका पाथ भी क्या है, फिक्स्ड है। इसका रीज़न ये नहीं है कि वो लगातार घूमते हैं, तुम बोलोगे कॉन्स्टेंट मोशन अराउंड द सन एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन इन ऑर्बिट्स दैट आर वाइडली अपार्ट। तुमको देखो पिक्चर में देखने से लगेगा कि ये बहुत नज़दीक है, बट वाइडली अपार्ट यानी बहुत बहुत दूरी पर हैं। ओके, चलो इसमें फर्स्ट पार्ट में इतना ही। सेकेंड पार्ट का वीडियो में बाकी का हम लोग रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस इन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके।